जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 78 तक पढ़ लिए थे, अनुच्छेद 71 तक 78 तक पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 79। तो संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है संसद, मतलब कि भारत के में एक संसद की स्थापना होगा। संसद की बात कहा गया है कि मतलब अनुच्छेद 79 में भारत में एक संसद होगा। अब देखिए 79 में संसद दिया है और 80 में राज्यसभा और 81 में दिया है लोकसभा। ठीक है, जो संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, दो सदन। संसद के जो दो सदन है, ये है एक राज्यसभा एक लोकसभा। संसद के दोनों सदन हैं, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं। कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है संसद के जो अंग होते हैं 3 होते हैं, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के जो सदन होते हैं 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तो दोनों जो हो गए संसद के सदन है, सदन। और संसद के जो अंग होते हैं, संसद के अंग होते हैं 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, और 3 अंग होते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 79 में संसद, तो जो संसद होगा, मान लीजिए संसद है, संसद के एक तरफ होगा लोकसभा और इधर होगा राज्यसभा। एक तो संसद के लोकसभा में जो है 545 सीट, राज्यसभा में 245। अब अगर संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो है, इसमें हम लोग जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो आज 2024 में चुनाव होने वाला है, ये लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और हम लोग जो चुनते हैं, विधायक जो सुनते हैं, मतलब कि जो इसमें रहते हैं, इसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें इसको भी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ये हो गया लोकसभा का, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा का सांसद है। और ये राज्यसभा का पार्लियामेंट है, राज्यसभा का। अब देखिए अनुच्छेद 80 में तो लोकसभा है, राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। अब इसमें अधिकतम सीट जो है 550 होता, पहले 552 था, यानी इसमें 2 एंग्लो इंडियन था, लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन जो सीट है समाप्त कर दिया गया है। 10 लाख जनसंख्या पे एक MP बैठेगा, 10 लाख जनसंख्या पे एक MP। अब इसमें क्या होता है, हम लोग जो चुनाव करते हैं, यानी जो भारत की जो जनता चुनाव करती है, किसको चुनती है, राज्यसभा के सदस्य को कि लोकसभा के सदस्य को? तो जो भारत की जो जनता होती है, ये लोकसभा के सदस्य को चुनती है। मतलब कि हम लोग जो जनता है, जनता वोट देती है किसको? लोकसभा के सदस्य को। अब यही लोकसभा के सदस्य जो है 545 जो सीट है, उसमें से 50% जो सीट है, 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए। जिसके पास 50% से एक ज़्यादा सीट है, उसी की सरकार बनेगी, उसी की बहुमत रहेगी। तो इसमें जनता वोट देती है लोकसभा के सदस्य को। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनको कौन वोट देता है? तो जो ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, अब ये जाके राज्यसभा में चुनाव करते हैं। ये जो यहाँ पे जो है, इसको हम लोग जो जाएंगे, यहाँ पे जनता के द्वारा जाएंगे, जनता के जो द्वारा चुन के जाएंगे लोकसभा में। लेकिन जो राज्यसभा में आएंगे, ये तो आएंगे प्रतिनिधि के द्वारा, मतलब कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के, अब ये लोग अपना चुनाव करेंगे, मतलब ये लोग वोट देंगे, तब इसमें ये जिसको चाहेंगे उसको राज्यसभा में लेकर बिठा देंगे वोट दे के। अब इसमें पहले लोकसभा में था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2020 में संविधान संशोधन हुआ। 104वां संविधान संशोधन में इस एंग्लो इंडियन की एंग्लो इंडियन की सीट समाप्त कर दिया गया है। इसमें से 12 सीट, मतलब 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो लोग शिक्षा में, खेल में, शिक्षा, खेल, समाज कल्याण, मतलब जो लोग अच्छे काम करते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करके राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं। और इसमें 12 लोगों को बना देते हैं, यानी इसमें जो राज्यसभा में होगा अधिकतम सीट जो 250 होगा, लेकिन वर्तमान में 245 ही है।
इसमें 550 होगा, लेकिन वर्तमान में 545 ही है। 5 सीट जो है लोकसभा में खाली छोड़ा गया है। क्यों खाली छोड़ा गया है? क्योंकि देखिए, जो ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी वाला, यहाँ पे जो पीओके है, पीओके के 30% एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। 30% एरिया पे आने वाले वक्त में ये तो भारत का ही होगा, ये तो हम ही लोगों का होगा। तो ये जो पाकिस्तान आज नहीं तो कल इसको छोड़ना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। तो ये जो 30% एरिया है, इसके लिए 5 को सीटों खाली रखा गया है कि जैसे ही पीओके आएगा भारत के पास, तो इस 30% एरिया में ये 5 को सदस्य बढ़ जाएंगे, 5 को सदस्य। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो बीच का हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल में ही बैठ के संविधान को लिखा गया था, और जो बाहरी दूसरे देश के आते हैं वो सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं, अपने बात रखते हैं। अब देखिए, अभी दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन होता है? जो लोकसभा होता है, लोकसभा 98% शक्तिशाली होता है, राज्यसभा बहुत ही 2%, मतलब राज्यसभा जो है 2% ही शक्तिशाली होता है। जो लोकसभा है, लोकसभा में जनता द्वारा चुन के जाते हैं, तो इसको कहा गया है प्रत्यक्ष। मतलब यहाँ के जो सांसद जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, और जो राज्यसभा है ये अप्रत्यक्ष है। राज्यसभा प्रत्यक्ष होता है और लोकसभा प्रत्यक्ष। जो मंत्री बैठते हैं, मंत्री कहाँ बैठते हैं? तो मंत्री जो है लोकसभा में बैठते हैं मंत्री। अब इसमें क्या है, देखिए, जो लोकसभा के सदस्य अगर बनना है किसी को, तो उम्र चाहिए जो 25 वर्ष तक, कम से कम 25 वर्ष उम्र चाहिए। और अगर राज्यसभा का बनना है तो कम से कम 30 वर्ष चाहिए। इसीलिए इसको कहा जाता है युवाओं का सदन। यानी जो लोकसभा होता है युवाओं का सदन होता है, जो राज्यसभा होता है बूढ़ों का सदन कहा जाता है इसको, क्योंकि वहाँ पे जो 30 वर्ष से ज़्यादा जाते हैं, कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। अब देखिए, इसमें से कौन सा अस्थायी है, कौन सा अस्थायी? जो लोकसभा है ये अस्थायी होता है, जो राज्यसभा है ये अस्थायी होता है। अब देखिए, अब समझिए कैसे अस्थायी होता है और कैसे अस्थायी होता है। लोकसभा के जो चुनाव होता है हर 5 वर्ष पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो सदस्य, जितने सारे सदस्य हैं, 5 वर्ष के बाद लोकसभा खत्म, इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष रहता है। जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष के बाद जो क्या होगा, 5 वर्ष के बाद सगरी सांसद भाग जाएंगे इसमें से, और जाके अपना अपना चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तब तक तो ये खाली रहेगा। तब क्या होगा, ये खाली रहेगा। अगर राज्यसभा का भी 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता, इसके साथ ये भी खाली हो जाता, तो देश को कौन संभालता? देश को कौन संभालता? कानून कौन बनाता? इसीलिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष तक रखा गया है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक रखा गया है। और इसमें भी अगर लोकसभा 5 वर्ष के बाद यहाँ से चली जाती है लोकसभा, सभी सदस्य चले जाते हैं चुनाव के लिए। जैसे 2024 के चुनाव के लिए सभी लोग चले जाएंगे चुनाव में, अपने अपने चुनाव में प्रचार करेंगे, तो लोकसभा तो खाली हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा को ऐसा नहीं किया गया है। राज्यसभा में कहा गया है कि 2-2 वर्ष पे चुनाव हो, 2-2 वर्ष पे। जिसे राज्यसभा को 1/3 मतलब 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। राज्यसभा को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। जैसे राज्यसभा इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। मतलब देखिए, यहाँ पे जिसका चुनाव 2020 में हुआ है, यहाँ पे राज्यसभा की एक सदस्य का चुनाव 2020 में, कुछ मतलब कि यहाँ पे जितने सारे सदस्य हैं उनमें से 3 भागों में बांट दिया गया है इसको। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, तो 2-2 वर्ष के लिए कर दिया गया है। अब इसमें देखिए, 2 वर्ष के लिए, मतलब कि 2020 में जिसका चुनाव हुआ, 2020 में सदस्य आ गए, फिर 2022 में सदस्य आ गए, फिर 2024 में। अब 2-2 वर्ष, जो 2020 का जो चुनाव हुआ है, 2020 के चुनाव में जितने सदस्य बने हैं, अब उनका चुनाव डायरेक्ट होगा 2024 नहीं, 2026 में, फिर 26 में होगा। अब इनका चुनाव 26 के बाद से 28 में होगा, इनका चुनाव 30 में होगा। मतलब कि यहाँ पे 6 साल इनका कार्यकाल जो है 6 साल रहता है। और इस वजह से जो राज्यसभा है इसका मतलब कभी भी खाली नहीं रहेगा। इसीलिए लोकसभा के खाली होने के बाद भी राज्यसभा जो है कानून को बना देता है राष्ट्रपति की सहायता से। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगर इसमें जनता द्वारा लोकसभा के चुनाव हुआ और यहाँ पे
50% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 273 सीट होना चाहिए। अगर इस 273 से सीट गिरा, 273 से मान लीजिए कोई किसी का 272 आ गया, तब तो उसका बहुमत कम है, तो राष्ट्रपति मौका देंगे कि या तो आप गठबंधन कर लीजिए, या तो फिर गठबंधन नहीं करेंगे तो दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। तो अगर एक गठबंधन नहीं किए तो लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। तो 273 से कम होने पे लोग जो उसका बहुमत नहीं जाएगा, यानी 273 कम से कम होना चाहिए। 273 जिसका रहेगा उसी का सरकार रहेगा, उसी का बहुमत रहेगा। अब इसमें जो लोकसभा है और राज्यसभा, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन सदस्य बन सकते हैं, मतलब कि उनकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए दोनों में सेम है कि वो भारत का नागरिक हो। इसमें कहा गया कि इसका उम्र 25 वर्ष हो, राज्यसभा में उसका उम्र 30 वर्ष हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, मतलब कि उसकी कोई सरकारी नौकरी ना लगा हो, पागल और दिवालिया ना हो, कर्ज न लिया हो, और ये सारी गुण किसी में है तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के लिए भाग ले सकता है, बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की शक्ति क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। तो देखिए इस जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा के पास 98% शक्ति है और राज्यसभा के पास सिर्फ 2% ही। देखिए अब राज्यसभा के पास क्या क्या शक्ति है। तो देखिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा सबसे पहली शक्ति उपराष्ट्रपति पे महाभियोग जो है, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में ही मतलब राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो राज्यसभा में यहाँ पे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा के अंदर इसको कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ये जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अंदर से ही लोकसभा के 545 सदस्यों में से एक जो सीनियर होते हैं वही होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन जो राज्यसभा होते हैं इसमें 245 में से कोई भी नहीं रहता है, बल्कि बाहरी से लाया जाता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति को सभापति होने के कारण ही इनको वेतन दिया जाता है, न कि इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, इनको सभापति पद के लिए वेतन दिया जाता है। अब इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पे महाभियोग, मतलब कि देखिए राज्यसभा का सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जिस राज्यसभा का सदस्य थे उसी राज्यसभा में से उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति तो रहेंगे राज्यसभा में, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में रहेंगे, और उपराष्ट्रपति क्या गलती कर रहे हैं इसकी जानकारी जो है राज्यसभा को ही होगी, न कि लोकसभा को। अभी राज्यसभा की जानकारी जब हो जाएगी कि उपराष्ट्रपति ये गलती कर रहे हैं, तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लगा देगी, और महाभियोग यहाँ से पारित होकर लोकसभा में आएगी, और लोकसभा में पारित होगी, महाभियोग लग जाएगा उन पर। उसके बाद से अनुच्छेद यानी आर्टिकल 249 मतलब 249 में कहा गया है कि राज्यसभा जो है राज्य सूची में कानून बना सकती है। देखिए यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति में महाभियोग है, महाभियोग की क्रिया सबसे पहले राज्यसभा में होगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा तब जाकर लोकसभा में होगा, और यहाँ पे भी राज्यसभा से स्टार्ट होगा तब आएगा लोकसभा में। अब 249 आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्य सूची 249 के तहत राज्य सूची में कानून बना सकती है राज्यसभा, और इसमें राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। और अनुच्छेद 312 में कहा गया है अखिल भारतीय सेवा, मतलब अगर राज्यसभा चाहे तो जिस प्रकार से IAS हो गया, IPS हो गया, ये एक प्रकार की पद हैं IAS IPS, अगर राज्यसभा चाहे अगर देश को कुछ और नए पद की जरूरत हो, यानी इसी के बराबर इक्वल में कोई और अधिकारी को जरूरत हो, तो राज्यसभा नया बना सकता है अधिकारी। जैसे कि भारतीय वन्य सेवा आयोग जो है नया बना था, इसी तरह जैसे IAS है और सरकार कहे कि समाज कल्याण के लिए एक अधिकारी बनाया, तो उसी तरह से बना सकते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास जो है ये शक्ति होगा, और आपातकाल में जो अनुमोदन है राज्यसभा से स्टार्ट हो, राज्यसभा की जो शक्ति है। अब राज्यसभा की कमजोरी क्या है, राज्यसभा क्या क्या कमजोरी राज्यसभा की है। तो देखिए राज्यसभा की सबसे पहली कमजोरी की राज्यसभा जो धन विधेयक से उसका कोई लेना देना नहीं, मतलब धन विधेयक को नहीं रोक सकता। जैसे कि बजट है, अगर लोकसभा से बजट पास करके राज्यसभा में भेज दिया जाए तो राज्यसभा चाह के भी उस बजट को नहीं रोक सकता, केवल बहुत 14 दिन तक रोक सकता है। लेकिन इस 14 दिन के बाद इसको
कुछ पावर नहीं है, 14 दिन तक बस रोक सकता है बजट को। तो राज्यसभा की जो है एक कमियां हो गई, राज्यसभा की कमजोरी हो गई। और जो संयुक्त अधिवेशन, अगर लोकसभा और राज्यसभा का भी विवाद हो गया तो संयुक्त अधिवेशन बैठक बुलाया जाएगा और आपस में समझाया जाएगा। और उसके बाद इसमें कहा गया है, और मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मंत्री बैठते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा ना कि राज्यसभा के प्रति। तो ये जो है राज्यसभा की कमजोरियाँ हो गई और ये राज्यसभा की शक्ति हो गई। अब जो इक्वल हो, मतलब कि राज्यसभा भी और लोकसभा दोनों के पास बराबर की शक्ति है, वो है महाभियोग। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया जो है केवल राज्यसभा से स्टार्ट होगा महाभियोग की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन, जैसे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसमें भी दोनों भाग लेंगे, न कि केवल एक सदन, दोनों सदन भाग लेंगे। अब देखिए संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है, इसके लिए हम एक अलग से आगे पढ़ेंगे। जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे उसमें से सब संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हुआ था और क्या जरूरी था संविधान संशोधन होना। तो देखिए ये है राज्यसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की कमियाँ। अब हम देखते हैं लोकसभा। तो जैसे राज्यसभा हो गया, तो राज्यसभा तो पढ़ लिए। अब देखिए लोकसभा, तो लोकसभा जो होता है, लोकसभा को एक अस्थायी सदन है, इसको 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन हो सकता है। अब इसमें क्या है, अगर लोकसभा की जो सीट होती है, तो कोई भी इंसान, कोई भी और लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 2 सीटों पर उठ सकता है, लेकिन अगर दोनों सीट जीत गया तो उसको एक सीट छोड़ना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे मोदी जी क्या है, बड़ोदरा और बनारस दोनों से चुनाव जीते थे, तो चुनाव जीतने के बाद उनको बड़ोदरा तो छोड़ना पड़ेगा, यानी इस टाइम बनारस से ही थे। लोकसभा की जो सीट है 545, इसमें जो मनोनीत सदस्य होते थे, 2 मनोनीत सदस्य, इसको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में चुनाव में उठने के लिए उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए, बल्कि राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा को जो है अभी लोकसभा की जो मतलब कि लोकसभा बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए गुण, तो लोकसभा बनने के लिए वो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, यही सब। यानी राज्यसभा लोकसभा में सेम है, बस ये उम्र है, जो इसका उम्र 25 वर्ष, इसका उम्र 30 वर्ष। तो हम देख लिए अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में पढ़ लिए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82। तो अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन, मतलब कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन। देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा, मतलब इसमें कहा गया है 10 लाख जनसंख्या पे एक सांसद बैठेगा, एक सांसद। 10 लाख और जनसंख्या है किसी, मतलब किसी भी एरिया में 10 लाख जनसंख्या है, तो वहाँ पे एक सांसद बैठेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 2001 में जनगणना हुआ और 2001 की जनगणना में जो है मान लीजिए इसका आ गया 9.5 लाख, 9,50,000 यहाँ की जनगणना है, यानी कि 9,50,000। तो यहाँ पे जो है सांसद नहीं बनेगा। और यही जनगणना आगे चल के 2011 में हुआ और इसकी जनसंख्या जो है 10 लाख प्लस है, यानी 10 लाख प्लस है। तब यहाँ पे एक अलग विधायक बना दिया जाएगा, अलग सांसद बना दिया जाएगा। तो देखिए अगर इस टाइम जोड़ेंगे तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके अलावा तो यहाँ पे जो सीट है बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम संसद भवन छोटा था। इसमें जो है 1971 की जनगणना के आधार पर चलता है, मतलब कि 1971 में जो जनसंख्या था 1971 में जितना, तो उसकी जनसंख्या के आधार पे जो है सीट बना है कि इतना जनसंख्या है तो इतना जो है सांसद होना चाहिए। वैसे 2002 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। 2002 में 84वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि 2026 तक इसमें छेड़छाड़ी नहीं करना है। मतलब और 2026 के बाद अगर लोकसभा की जो सीट बढ़ेंगी तो जनगणना 2001 के
अनुसार। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो 2000 मतलब कि इसमें जो इस टाइम पे जो लोकसभा की सीट है 1971 के मतलब जो 1971 था, उस टाइम पे भारत की जितनी जनसंख्या थी, जिस एरिया में जितना जनसंख्या था उसके हिसाब से बना दिया गया है कि इतने इतने सीट होगा लोकसभा का। अब इसमें 1971 के बाद 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ, 84वां संविधान संशोधन, और इसमें कहा गया है कि 2026 तक इन सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभी 2026 के बाद परिवर्तन किया जाएगा सीटों में। और परिवर्तन कब होगा, परिवर्तन किसके आधार पर होगा? परिवर्तन जो है 2001 में जितनी जनसंख्या थी 2001 में उसके अनुसार होगा। जैसे 2001 में किसी जिला का जो है, किसी जिला का मान लीजिए 10 लाख है, 2001 में 10 लाख था जनसंख्या किसी जिला का, मतलब किसी एरिया का 10 लाख जनसंख्या था। जैसे एरिया हो गया, अब इस एरिया का इतना एरिया का 10 लाख जनसंख्या था 2010 में, 2001 में। अब यही 2011 में इसी का 20 लाख हो गया। आज 2021 में मान लीजिए 40 लाख जनसंख्या हो गया। तो इसमें कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सांसद बैठेगा। तो जो 2021 में फिलहाल में मतलब कि 2021 से लिया जाना चाहिए, तो 2021 में तो 40 लाख जनसंख्या होगा इस एरिया का, तब इस एरिया में तो 4 सांसद को बैठाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इस तरह अगर बैठेगा तो संसद में जगह ही नहीं बचेगा। इसलिए इसमें कहा गया कि अगर 2026 में सीटों को चेंज किया जाएगा तो 2021 के अनुसार नहीं, 2011 के अनुसार नहीं, बल्कि 2002 के अनुसार चेंज किया जाएगा सीटों को, 2001 के अनुसार। अब तो मोदी जी की मजबूरी हो गई कि नया संसद भवन का निर्माण कराना, क्योंकि 2026 में होगा, 2026 में सीटों का 2026 में सीटों का जो है बढ़ सकता है। जब ये जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार तो बढ़ेगा ही 2026 में, तो मोदी जी का जो है मजबूरी हो गया। तो अभी नया संसद भवन बना है जो उसका आकार बहुत डिजाइन मतलब अच्छा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा है। अब देखिए 2001 के अनुसार तो बन जाएगा, ये नहीं बनना चाहिए, मतलब इसको नहीं माना जाएगा, 2001 के अनुसार ही बनेगा। अब देखिए अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 में कहा गया है सदन की अवधि, मतलब कि जो सदन है, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो जैसे जो लोकसभा है इसकी अवधि जो है 5 वर्ष और इसकी अवधि जो है 6 वर्षों तक होता है। तो इसमें देखिए जो लोकसभा है, इसमें जो लोकसभा है ये तो 5 वर्ष में खाली हो जाएगा और इसकी अवधि जो है 5 वर्ष का कार्यकाल ही रहेगा, ये 5 वर्ष में खाली हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन जो यहाँ पे राज्यसभा है इसकी जो है 5 वर्ष में खाली नहीं होगा, 6 वर्ष में खाली नहीं होगा, ये जो है अनलिमिटेड रहेगा। इस पर 2-2 वर्ष पे चुनाव होता है, 2-2 वर्ष पे, तो ये अनलिमिटेड रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि 2010 में चुनाव हुआ, फिर 2012 में होगा, फिर मतलब इसमें 2-2 वर्ष पे होता रहता है और जो पहले वाला निकलते रहते हैं धीरे धीरे। तो इसी तरह इसमें जो है सदन की अवधि के बारे में कहा गया है। अब अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84, इसमें कहा गया है सांसद की योग्यता, मतलब कि देखिए यहाँ पे तो ये तो जो है संसद है, संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की जो कार्यकाल है 6 वर्ष तक होगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक। अब इस जो दोनों रूमुआ है दोनों, तो इसमें बैठेंगे जो उसको कहा जाएगा सांसद। अब इस सांसद की जो योग्यता, मतलब कि सांसद बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या है उसकी योग्यता है, उसके बारे में कहा गया है। तो देखिए राज्यसभा के लिए इसका उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के लिए इसका उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। और बाकी के लिए सब सेम है, बाकी के लिए पागल दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, मतलब बाकी सब तो सेम ही रहता है, सेम के।
पागल दिवाली ना होना चाहिए, लाभ के पद पे किसी से कर्ज ना लिया हो, इसी तरह मतलब कि बाकी सब सेम रहता है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग अनुच्छेद 84 तक पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में कहा गया है, इसमें कहा गया है सत्र के बारे में, छत्रवसान विघटन। तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है सत्र छत्रवसान। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम देखिए संसद के बारे में देखते हैं कि मतलब कि संसद का जो सत्र है ये क्या होता है सत्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक होता है बजट सत्र। संसद में 3 सत्र बैठते हैं, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीत सत्र, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। अब देखिए जो बजट सत्र है, बजट सत्र फरवरी से लेके और मई तक बैठता है। सबसे लंबा सत्र जो है, सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, बजट सत्र फरवरी से मई तक बैठता है। मानसून सत्र जो है जुलाई से अगस्त तक बैठता है, जुलाई अगस्त 2 महीने मानसून सत्र रहता है। शीतकालीन सत्र जो है नवंबर दिसंबर, जो नवंबर के लास्ट के कुछ दिन होते हैं, महीने के लास्ट के दिन, लास्ट दिन से बैठता है और दिसंबर के पहले ही सप्ताह में ख़त्म हो जाता है। यानी सबसे छोटा जो सत्र होता है शीतकालीन सत्र होता है, और सबसे बड़ा सत्र जो होता है बजट सत्र होता है। बजट सत्र में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि पूरा 1 साल का जो टैक्स है उसको कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा उसके बारे में। जब हम बजट पढ़ेंगे अनुच्छेद में इसकी चर्चा, जब बजट के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे विस्तार से बताएंगे कि बजट क्या होता है। तो देखिए यानी इसमें समझ में आ गया कि संसद का जो सत्र है 3 सत्र बैठता है संसद में, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी कोई इमरजेंसी पड़ गया, और इमरजेंसी पड़ने के बाद इसमें कहा गया कि संसद का सत्र अगर 6 महीने तक नहीं बैठा, जैसे कि मार्च में इन लोगों का छुट्टी हो गया, मार्च में सब लोग घर चले जाते हैं, जहाँ मार्च में घरे गए मई में घर चल गए, और मई में घर चल गए तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी 6 को महीना गैप हो गया। मान लीजिए मानसून सत्र बैठा ही नहीं, 6 महीना गैप हो गया, तो इन 6 महीना गैप अगर हो गया तो इनके बीच में अगर कोई आपातकाल आ जाए तो वहाँ पे जो कानून है राष्ट्रपति बनाएंगे। राष्ट्रपति का काम है कानून बनाना वहाँ पे। अगर वो कानून ठीक हुआ तो जब ये संसद आएंगे यहाँ नवंबर में शीतकालीन सत्र में आएंगे तो उनको संसद को मतलब लगेगा कि कानून ठीक है, तो उस कानून को बना सही कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए बजट सत्र है फरवरी से मई तक चला, और मैया में सब जितने सारे सांसद है सब, कोई अंडमान निकोबार का, दादर नगर हवेली का, मतलब सब इधर उधर संसद अपने अपने यहाँ चले गए, अपने अपने क्षेत्र में चले गए। और फिर इस जुलैया में इन लोगों को बुलाया जाएगा, इन लोगों का जो मानसून सत्र बैठेगा तो इनको तो बुलाना पड़ेगा। तो जुलाई में इन लोगों को बुलाने के लिए कहा गया है सत्र का आहूत, सत्र का आहूत मतलब कि राष्ट्रपति जो है इन लोगों को एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि आइए आपका सत्र का आहूत, मतलब कि मानसून सत्र को बैठना है। इसमें चाह के भी कोई सांसद जो है छुट्टी नहीं मार सकता, बहाने नहीं बना सकता, इसमें इन लोगों को आना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं आए तो इन लोगों की सदस्य जो है रद्द कर दी जाएगी। तो सत्र का आहूत जो है ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यों को बुलाते हैं। अब देखिए जब मान लीजिए सत्र का आहूत होए और यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के आ गए, मतलब कि सत्र के आहूत में राष्ट्रपति इनको नोटिफिकेशन दे दिए और ये अपने अपने क्षेत्र से वो आ गए संसद भवन में। अब संसद भवन में आ गए, अब इस मान लीजिए मानसून सत्र बैठेगा, देखिए मानसून सत्र बैठेगा, यहाँ पे 545 आ गए, यहाँ पे 245 अब बैठेगा। अभी इसी में आ गए तो यहाँ पे लोकसभा के जो सभापति होंगे ये लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के सभापति जो होंगे उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति वही होंगे सभापति, इनको लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाएगा। अभी अपने में हल्ला करने लगे, मान लीजिए जहाँ भी 400-500 लोग बैठेंगे, हल्ला शोर शराबा होगा, तो इसमें कहा गया है कि अगर ये लोग हल्ला करें लोकसभा या राज्यसभा में, अगर मान लीजिए लोकसभा है, अभी लोकसभा में हल्ला करने लगे, शोर शराबा करने लगे, इसमें कहा गया है कार्यवाही स्थगित किया जा सकता है। मतलब
अगर इस लोकसभा में हल्ला करने लगे तो ये लोकसभा के दो अध्यक्ष है कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। और कुछ घंटों से, मान लीजिए 2 घंटा का लिए कह दिए कि 2 घंटा के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, 2 घंटों के लिए, या फिर कह दिए कि 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। ये मतलब अगर चाहे तो स्थगित कर सकते हैं। और यहीं पर राज्यसभा में जो सभापति होते हैं ये भी चाहे तो स्थगित कर सकते हैं। तो इसमें कार्यवाही के स्थगित के बारे में बताया गया है। विघटन, तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में तो विघटन होगा ही नहीं, लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा में विघटन होगा। और लोकसभा में इसमें 273 के नीचे, इसका बहुमत 273 के नीचे गिर गया तो राष्ट्रपति एक मौका देंगे लोकसभा को कि या तो गठबंधन करके सरकार अपने बना लो, और नहीं गठबंधन करो तो इसको विघटन कर दिया जाएगा और फिर से चुनाव को करना पड़ेगा। लोकसभा को विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटन नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 85 में जो है इसी के बारे में दिया गया है। सत्र का आहूत क्या होता है, कार्यवाही स्थगित क्या होता है, विघटन क्या होता है। इसमें एक और होता है सत्रावसान। अब देखिए, इसमें मान लीजिए आगे लोकसभा राज्यसभा का अध्यक्ष आ गए यहाँ पे और आके अपना अपना कानून बना दिए, जुलाई से अगस्त तक या नवंबर दिसंबर कहीं भी, मतलब किसी भी सत्र में आ गए और अपना कानून बना दिए। कानून बना के और फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति इनको सत्रावसान कर देंगे। राष्ट्रपति कहेंगे जाइए अपने अपने गांव में काम कराइए, अपने अपने क्षेत्र के कुछ काम कराइए, अपना प्रचार कीजिए, काम कराइए। जो कहा गया है सत्रावसान, मतलब सत्र का आहूत में बुलाएंगे राष्ट्रपति की आओ यहाँ पे आओ, और इन लोगों को आना पड़ेगा। कार्यवाही स्थगित कर देंगे अगर हल्ला उल्ला करेंगे झूठ मूठ के। अब विघटन मतलब कि राज्यसभा का विघटन होगा ही नहीं, लोकसभा का तो हो जाएगा। और सत्रावसान मतलब कि इन लोगों का जब कानून बन जाएगा, काम हो जाएगा, तो इन लोगों को भेज देंगे कि जाइए अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम कराइए। बस चुनाव लड़ते हैं तो कुछ तो बस संसद में थोड़ी बैठे रहेंगे, आएंगे अपने अपने क्षेत्र में तो अपना अपना क्षेत्र का विकास करेंगे, काम कराएंगे तब ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद 85 देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, और देखिए दोनों देखिए एक ही बार। और अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अब यहाँ पे देखिए और आर्टिकल जो आर्टिकल 86 है, इसमें राष्ट्रपति को अभिभाषण देना ही पड़ेगा। और पर ईयर मतलब कि हर साल, पर ईयर हर साल इनको जो पहला सत्र बैठेगा, जो बजट सत्र है, बजट सत्र में आएंगे और बजट सत्र में आके ये पहले बार राष्ट्रपति हर साल भाषण देंगे। इनको हर साल भाषण देना ही पड़ेगा। लेकिन जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, इनमें इनको 5 वर्ष पे आके भाषण देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे लोकसभा है, ये लोकसभा के सदस्य जो है 2014 में चुन के गए थे, तो 2014 के बाद 2019 में, फिर 2024 में, इसी तरह मतलब कि 2014 में और ये आए हैं तो भाषण दिए राष्ट्रपति जाके इन लोगों को। फिर 2019 के चुनाव में भाषण दिए। फिर 2024 के जो चुनाव होगा उसमें जो लोग जीतेंगे, जितने सांसद जीतेंगे, उनको जो राष्ट्रपति हैं उनका अभिभाषण देंगे, उनको अभिभाषण देंगे, बताएंगे कुछ। अब देखिए आर्टिकल 86, आर्टिकल 87। अब देखिए आर्टिकल 88 है कि जो संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा है, इसमें तो मंत्री कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं। इसमें महान न्यायवादी, जो भारत का महान न्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत का अटॉर्नी जनरल भी इसमें भाषण दे सकता है। लेकिन जो मंत्री होते हैं इसमें तो मतदान कर सकते हैं, लेकिन जो भारत के अटॉर्नी जनरल है इसमें मतदान नहीं कर सकता है। आर्टिकल 88 में यही कहा गया है कि भारत का जो महान न्यायवादी है इसमें वोट नहीं दे सकता, बल्कि भारत का महान न्यायवादी इसमें भाषण दे सकता है, अपना सुझाव रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। और यहाँ पे मंत्री वोट भी दे सकते हैं और भाषण भी दे सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को आर्टिकल 89 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, इसके बारे में मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 89 से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।